हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 10th की, जो आपकी इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसकी पोअम नंबर 1, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। लेटर टू गॉड के अंदर आपकी 2 पोअम्स आती हैं, जिसमें से जो आपकी फर्स्ट पोअम है डस्ट ऑफ स्नो। तो आज इस पोअम के आज क्या कवर करने वाले हैं हम लोग? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि MIQs, चाहे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप हो या लॉन्ग आंसर टाइप। आज सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विथ आर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब जैसे कि आपको ये चीज़ पता ही है कि इस पोअम में सिर्फ 2 ही पैराग्राफ्स हैं। बेसिकली जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग क्या होते हैं? पैराग्राफ्स, ठीक है। लेकिन जब हम पोअम पढ़ते हैं तो उसमें जब अलग अलग पैराग्राफ्स होते हैं तो पोअम में हम पैराग्राफ्स नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? स्टैंजा। ओके, हम क्या कहते हैं? स्टैंजा। तो यहाँ पर आपको स्टैंजाज में अलग अलग दूंगी एंड उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उस स्टैंजा को पढ़ने के और समझने के बाद, ठीक है। इस पोएम में ऑलरेडी 2 स्टैंजाज है तो हम दोनों ही कवर करने वाले हैं क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट हुई। ओके, सो फर्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं हम लोग एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब ये आपका स्टैंजा 1 है। ये कहता है यहाँ पे, ये जो मी है ये कौन है? ये हमारी इस पोएम के पोएट हैं जो कि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट शायद किसी वजह से थोड़े ग्लूमी, थोड़े सैड, थोड़े बुरे मूड में थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़े दुखी से थे। वो शायद कहीं वॉक करते हुए आते हैं और वो कहते हैं द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, यानी वो शायद एक हेमलॉक ट्री क्या होता है? अ पॉइजनस ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। तो हेमलॉक ट्री एक तरीके का ट्री या प्लांट कह सकते हो जो कि पॉइजनस यानी जहरीला पेड़ होता है और उस पर छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो बताया जा रहा है कि हेमलॉक ट्री था जो कि एक पॉइजनस ट्री था, उसके ऊपर एक क्रो बैठा था और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि पोएट हैं इस पोएम के, वो शायद वॉक करते हुए आते हैं, इस ट्री के पास खड़े होते हैं या तो हो सकता है इस ट्री के अंडर यानी नीचे खड़े होते हैं। वो बहुत बुरे मूड में थे। सडनली जो क्रो है वो शुक हुआ, यानी क्रो थोड़ा हिला या मूव हुआ, जिसकी वजह से पेड़ पर क्या थी? स्नो लगी हुई थी, बिकॉज इट वॉज विंटर सीजन। तो स्नो लगी थी और जो स्नो थी ना, उसका जो डस्ट होता है, बोलते हैं ना डस्ट मतलब धूल, यानी जब किसी चीज़ का चूरा, यानी जब किसी चीज़ का ऐसे पार्टिकल्स जब गिरे, यस, जैसे सैंड पार्टिकल्स होते हैं वैसे स्नो पार्टिकल्स भी होते हैं, यस। तो स्नो के जो पार्टिकल्स थे, जो स्नो की डस्ट थी, वो किसके ऊपर आके गिरी? वो गिरी हमारे पोएट के ऊपर आके, यस। अभी सिर्फ इतनी बात कही गई है, उसके बाद आगे क्या होगा वो नेक्स्ट स्टैंजा में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? क्रो बताया गया है और हेमलॉक ट्री बताया गया है। क्रो एंड हेमलॉक ट्री दोनों ही चीज़ें ईविल मानी जाती हैं या फिर बैड ओमेन, यानी बोला जाता है कि क्रो क्योंकि ब्लैक कलर का होता है तो क्रो जो है ना ईविल होता है, बुरी नज़र वाला होता है, थोड़ा नेगेटिव चीज़ होती है। और हेमलॉक क्योंकि एक पॉइजनस जहरीला पेड़ है तो उसे भी नेगेटिव बताया गया है। लेकिन समहाउ उस पेड़ के नीचे जब खड़े होते हैं हमारे पोएट एंड उसी क्रो ने कुछ डस्ट ऑफ स्नो यानी कुछ स्नो पार्टिकल्स ऐसे हिला तो स्नो पार्टिकल्स हमारे पोएट के ऊपर जाके गिरे और सडनली उनका बैड मूड गुड मूड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि उनको बहुत अच्छा लगा। ये जो नेचर की चीज़ें थी उससे उनको सडनली अच्छा लगा और उनका मूड शायद अच्छा हो गया और वो सोचने लगे कि अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आके खड़ा हुआ, क्योंकि मैंने दिन के अपना आधे से ज़्यादा पार्ट तो वेस्ट ही कर दिया है दुख मनाने में और सैड मूड में। लेकिन इस छोटे से इवेंट, इस छोटे से एक्शन की वजह से अब मेरा मूड थोड़ा बेटर हो गया। ओके, लेट्स चेक द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस स्टैंजा। नंबर 1, सिलेक्ट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। स्टेटमेंट देखते हैं। द स्नो फेल फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। वो जो स्नो थी वो कहाँ से गिरी थी? वो हेमलॉक ट्री से ही गिरी थी। तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, वॉट फेल ऑन द पोएट। जो हमारे पोएट, जो हमारे कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वॉट फेल ऑन हिम, उनके ऊपर क्या गिरा? तो उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी थी, यानी स्नो के ऐसे पार्टिकल्स गिरे थे। यस, तो डस्ट ऑफ ट्री, पेड़ पे जो डस्ट यानी धूल लगी थी वो गिरी थी क्या? नो। डस्ट ऑफ स्नो गिरी थी, यस, हम सबको पता है, पोएम का नाम भी यही है। डस्ट ऑफ रेन, बारिश की धूल। अब बारिश की धूल क्या होती है? ऐसा तो कुछ नहीं होता। डस्ट ऑफ क्रो, क्रो यानी कौवे, जो वो बर्ड है उसके ऊपर कोई धूल लगी थी वो गिरी। तो ऐसी कोई डस्ट नहीं गिरी थी। क्लियरली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। हर पोएम की एक राइमिंग स्कीम होती है। इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? तो हम स्टैंजा पर आते हैं और हम चेक करते हैं। यहाँ पे वर्ड दिया है क्रो, फिर दिया है मी, फिर दिया है स्नो एंड देन दिया है ट्री। तो क्रो एंड स्नो दोनों आपस में राइम कर रहे हैं। ये दोनों राइमिंग कर रहे हैं, क्रो स्नो।
तो इसको मैंने नाम दे दिया ए और इसको भी मैंने नाम दे दिया ए, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं। फिर दूसरा वर्ड है मी और देन वर्ड आता है यहाँ पे ट्री। तो मी एंड ट्री दोनों आपस में राइम कर रहे हैं, विच मीन्स ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं, तो इन दोनों को सेम मैंने नंबर दे दिया, अल्फ़ाबेट दे दिया बी। ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं, क्रो स्नो तो इनको दे दिया ए, मी एंड ट्री होता है आपस में राइमिंग, तो इनको मैंने दे दिया नाम बी। तो दैट मीन्स राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी। इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम हुई ए बी, समझे? दैट इज द राइट आंसर। लेट्स चेक ए बी कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन है बी 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 ए बी 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 ए। तो क्लियरली ऑप्शन नंबर बी ए बी इज द राइट ऑप्शन। अभी हमने चेक किया, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ट्री डिड द क्रो शेक? जो क्रो था किस ट्री को उसने शुक का शेक किया, यानी कि उसने हिलाया, मूव हुआ, या थोड़ा सा कौन सा ट्री हिला? तो क्लियरली यहाँ पर हेमलॉक ट्री की बात हो रही है, जो कि एक पॉइजनस ट्री होता है, यानी जहरीला पेड़ होता है जिसके ऊपर कुछ वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। लोग यूजुअली इस ट्री को अच्छा नहीं मानते, नेगेटिव, ईविल, बैड ओमेन या बुरी नज़र वाला ट्री मानते हैं, लेकिन समहाउ इसी ट्री की वजह से पोएट का मूड अच्छा हुआ। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने एक सेंटेंस दिया है, आपको सही ऑप्शन चूज करके इधर ब्लैंक में फिल करना है। सेंटेंस रीड करते हैं। अर्लियर द पोएट वॉज इन अ डैश मूड। अर्लियर यानी पहले जो पोएट था वो डैश मूड में था। कौन सा अर्लियर? अर्लियर मतलब जब वो पेड़ के नीचे आया था तो वो कौन से मूड में था, उस टाइम की बात हो रही है, क्योंकि जब डस्ट ऑफ स्नो गिरी तो बाद में तो उसका मूड अच्छा हो गया, उसको कुछ अच्छा फील होने लगा कि मेरे ऊपर स्नोफॉल आ रहा है। यस, तो पहले कौन स्नो डस्ट ऑफ स्नो गिरने से पहले कौन सा मूड था उनका, तो बताना है। ग्लूमी का मतलब होता है सैड, दुख से भरा हुआ। हैप्पी यानी खुश। ह्यूमरस यानी बहुत कॉमेडी वाला, हंसी मजाक वाला मूड। एंग्री या फिर गुस्से में। तो क्लियरली हैप्पी और ह्यूमरस और सैड तो वो था ही नहीं, वो ग्लूमी फील कर रहा था। दैट मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज फीलिंग वेरी सैड। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। लेकिन डस्ट ऑफ स्नो जैसे ही गिरी, ही फेल्ट जॉयस, उनको अच्छा लगा। ओके, एक्सट्रैक्ट 2 यानी कि अब स्टैंजा 2 देखते हैं हम। हमने उतना पढ़ लिया था कि हेमलॉक ट्रीज के ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो गिरी पोएट के ऊपर। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब रूड का मतलब क्या होता है? हेल्ड इन रिग्रेट। जब आप रिग्रेट, पछतावे में होते हो किसी चीज़ को लेके, तब आप बोलते हो रूड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे ही पोएट कह रहे हैं कि जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरी, तो ही हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो मुझे सडनली इतना अच्छा लगा, सडनली मैं क्या सोच रहा था, दुख में था, और मेरे ऊपर जैसे डस्ट ऑफ स्नो गिरी वो ठंडा ठंडा अच्छा लगा, एंड समहाउ मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा, एंड अ चेंज ऑफ मूड, मेरे मूड में सडनली एक चेंज आ गया, अचानक से एक चेंज आ गया। मैं दुख में आ रहा हूँ, जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो गिरी और मेरे मूड में एक चेंज आया, यानी मुझे कोई डिफरेंस फील हुआ और मेरे मन को, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। और इसी वजह से जो दिन का आधा पार्ट मैंने रूड कर दिया था, यानी बर्बाद कर दिया था, और जिसके लिए मैं रिग्रेट करता हूँ कि भाई मेरा दिन का आधा दिन तो फालतू में वेस्ट चला गया, अब क्योंकि ये चीज़ हुई तो उससे मेरे दिन का एटलीस्ट सम पार्ट, जो दिन का बचा हुआ पार्ट है, वो कुछ सेव हो गया, क्योंकि अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि नेचर की वजह से कभी कभी इंसान हील होता है, ठीक हो जाता है। हर दुख इंसान का किससे ठीक होता है? नेचर की वजह से। हम जिन चीज़ों को ईविल मानते हैं, जैसे क्रो हो गया, हेमलॉक ट्री हो गया, हम इनको ईविल मानते हैं, लेकिन ये सब नेचर का पार्ट है। इनको ईविल या इनको गुड ओमेन हम इंसानों ने नाम दिया है। भगवान ने तो सबको एक जैसा बनाया था। यस, किसी को ईविल या किसी को अच्छा बना के ऊपर से नहीं भेजा था। यस, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेचर की वजह से आपके मूड में सडनली कोई चेंज हो सकता है। हमें हमेशा नेचर से कनेक्टेड रहना चाहिए, और कोई चीज़ ईविल या गुड नहीं होती, सब इक्वल होती है। इनके नाम सब हम इंसानों ने दिए। ओके, सो यस, यहाँ पे आपकी पोएम भी खत्म होती है, स्टैंजा भी। अब क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट वाज द पोएट्स मूड? पोएट का मूड कैसा था? हैप्पी, खुश था। सॉरोफुल था, यानी बहुत ज़्यादा दुखी था। सेलिब्रेटरी, यानी कोई चीज़ वो सेलिब्रेट कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, कोई चीज़ मना रहा है। यस, नॉस्टैल्जिक मतलब जब कोई बचपन की याद आती कि अरे बचपन में हम ऐसा करते थे, अरे चाइल्डहुड में हम वहाँ जाते थे खाना खाने। तो जो बचपन की यादें, जो पुरानी यादें जब आने लगती हैं, तो आप नॉस्टैल्जिक फील करते हो। थॉटफुल यानी जब आप बहुत गहरी सोच में, बहुत सोच रहे हो कुछ, तो क्लियरली ना वो हैप्पी था,
ना वो कुछ सेलिब्रेट कर रहा था, ना कोई बचपन की याद थी, और ना कोई बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो तो बस बहुत दुखी था, वहां से निकल रहा था। तो ही वॉज सोरोफुल, दुख से भरा हुआ था। सो आपको सही ऑप्शन चूज करना है। ओनली 2, 2, 4 एंड 5, 1 एंड 3, 1, 3 एंड 5। दैट मीन्स क्लियरली सिर्फ ऑप्शन 2 सही है। सो ऑप्शन नंबर ए, ओनली 2 इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अंडर या नियर विच ट्री वॉज द पोएट स्टैंडिंग। जो पोएट थे वो किस ट्री के पास में या किस ट्री के अंडर यानी नीचे खड़े हुए थे। तो हमने क्लियरली पढ़ा था हेमलॉक ट्री, जो कि एक पॉइजनस ट्री होता है विथ वाइट फ्लावर्स, उसी के पास या उसी के नीचे पोएट खड़े थे। तो ऑप्शंस देखते हैं, नीम, मैंगो, हेमलॉक या बैनियन। तो नीम का पेड़ भी नहीं था, आम का पेड़ भी नहीं था, बैनियन यानी बरगद का पेड़ भी नहीं था। क्लियरली ऑप्शन सी, हेमलॉक इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, select the sentence in which the word part is used in the similar meaning as the above extract. extract में word use हुआ है part। यहाँ पर पोएट ने कहा था कि दिन का जो आधा पार्ट है वो मैंने रूड कर दिया यानी वेस्ट कर दिया, मुझे रिग्रेट है कि मैंने दुख मनाते हुए वेस्ट कर दिया। बट थैंकफुली क्योंकि इवेंट हुआ, क्योंकि एक्शन हुआ स्नो गिरने का मेरे ऊपर, तो इससे जो मेरा आधा बचा हुआ पार्ट है वो मेरा दिन का सेव हो गया, यानी कम से कम अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, मेरा मूड चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं जहाँ पे पार्ट वर्ड यूज हुआ है, लेकिन आपको उस सेंटेंस को चूज करना है जो एक्सट्रैक्ट में जिस तरीके से पार्ट यूज हुआ है उस सेंटेंस को आपको यूज करना है, चूज करना है यहाँ पे कि पार्ट वैसा एक्सट्रैक्ट जैसा कहाँ यूज हुआ है। तो एक्सट्रैक्ट में जिस तरीके से पार्ट यूज हुआ है उसी तरीके से आपको वही सेंटेंस चूज जहाँ पे पार्ट का वैसा एक्सट्रैक्ट जैसा मीनिंग है। सेंटेंस देखते हैं। नंबर 1, द सिटी इज नाउ पार्ट स्लम पार्ट कंज्यूमर पैराडाइज। कि बता दिया कि जो सिटी है, जो शहर है, वो आधी स्लम एरिया यानी झुग्गी झोपड़ियों का एरिया कर दिया है और पार्ट कंज्यूमर पैराडाइज, और पार्ट कंज्यूमर पैराडाइज यानी कस्टमर्स के लिए हेवन, तो अच्छा बेटर क्वालिटी का कर दिया है। तो जब जब दो चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं इक्वल पार्ट्स में कि इतना स्लम और इतना कंज्यूमर पार्ट, तो इक्वल डिविजन की बात हो रही है यहाँ पर पार्ट की, तो डिविजन का यूज नहीं हुआ है हमारे एक्सट्रैक्ट में। नेक्स्ट, हैग्रिड इज पार्ट जायंट एंड पार्ट ह्यूमन। हैग्रिड नाम का जो बंदा है वो पार्ट जायंट है, यानी उसके शरीर का आधा हिस्सा जायंट है, यानी कि वो एक जो जायंट लोग नहीं होते राक्षस टाइप के, इस टाइप के, और पार्ट ह्यूमन, और आधा शरीर का हिस्सा उसका ह्यूमन यानी इंसानों का है। तो क्लियरली यहाँ पे डिवीजन यानी इक्वल डिवीजन की बात हो रही है, इक्वली आधा पार्ट एक जायंट का है और आधा पार्ट एक ह्यूमन का है। तो इक्वल डिवीजन की बात हमारे एक्सट्रैक्ट में नहीं हुई है, क्योंकि उनके दिन का इक्वल आधा पार्ट नहीं हुआ था, उनके दिन का तो बहुत सारा पार्ट, उन्होंने हिस्से की बात करी थी। द गर्ल्स इन दैट ग्रुप पार्ट देयर हेयर टू द लेफ्ट। उस ग्रुप की जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपने हेयर को लेफ्ट डायरेक्शन में पार्ट करती हैं, यानी पार्ट करना यानी मांग निकालना। तो वो ग्रुप की जो सारी लड़कियां हैं वो लेफ्ट डायरेक्शन में अपने हेयर को पार्ट करती है, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में अपनी मांग निकालती है। तो ये मांग निकालने को पार्ट बोला गया है। ओके, सो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। द पेंटिंग शोज ओनली अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये जो पेंटिंग हम देख रहे हैं वो कहानी का सिर्फ थोड़ा सा एक हिस्सा बता रहा है। तो यस, क्लियरली यहाँ हमने जब एक्सट्रैक्ट में ही पढ़ा था तो पोएट के कहने का यही मतलब था कि ऑलमोस्ट दिन का आधा हिस्सा मैंने वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, बुरा फील कर करके। अब जो आधा हिस्सा या जो भी हिस्सा बचा है, बचा हुआ पार्ट या बचा हुआ हिस्सा जो है वो अब मेरा सेव हो गया। तो यहाँ जो बचे हुए हिस्से की बात हो रही है, तो पेंटिंग क्या दिखा रही है, सिर्फ पूरी स्टोरी का थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा हिस्सा बता रही है। तो यस, ऑप्शन नंबर डी एग्जैक्टली वैसा यूज हुआ है जैसा पोएम में यूज हुआ है, तो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। यस। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो फॉल यानी गिरा पोएट के ऊपर, तो इसका पोएट के ऊपर क्या इफेक्ट, क्या असर पड़ा। सो द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट चेंज्ड हिज मूड। जैसे ही उस डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरा तो पोएट का मूड चेंज हो गया, यानी बैड मूड से गुड मूड में चेंज हो गया। वो जॉयस यानी हैप्पी फील कर रहा था। हैप्पी मतलब जब बहुत खुश होते हो, लेकिन जॉयस मतलब जब आप पहले से बेटर फील करते हो। यस, तो ही वॉज फीलिंग जॉयस, तो उसका मूड चेंज हुआ। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर एक एनालॉजी दी हुई है। ये एनालॉजी का मतलब क्या होता है, जब किन्हीं दो वर्ड्स को आप आपस में कंपेयर करते हो, या तो वो दो वर्ड्स सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनिम हो सकते हैं, या तो वो दो वर्ड्स आपस में एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द ऑपोजिट्स हो सकते हैं, या तो वो दो शब्द आपस में राइमिंग वर्ड्स होते हैं। किसी भी तरीके से वो वर्ड्स को आपको आपस में कंपेयर करना है। तो यहाँ पे एनालॉजी दी हुई है और आपको कंप्लीट करनी है। वो ये एक ग्रुप दिया है एनालॉजी का, पेन एंड लेन।
पेन मतलब दर्द होना, एंड लेन का मतलब क्या होता है, कोई सड़क, कोई पतली सी सड़क, कोई पतली सी रोड को हम लेन कहते हैं। दैट मीन्स मुझे इससे ये समझ में आ रहा है कि पेन, लेन, ये दोनों वर्ड्स आपस में क्या है, राइमिंग है। यस, राइमिंग वर्ड्स हैं। तो ऐसे ही अब आपको ये वाली एनालॉजी कंप्लीट करनी है। यानी वर्ड दिया है मूड, तो यहाँ पर आपको इसका ऐसा वर्ड फिल करना है एक्सट्रैक्ट में से जो इसका क्या हो, राइमिंग हो, यानी आपस में सुनने में सेम लगे। यस, तो मूड का हम बोल सकते हैं रूड, रूड वर्ड आया था RUED, तो ये मूड एंड रूड यानी इनका साउंड सेम है, दैट मीन्स ये क्या है, राइमिंग है। तो रूड इज द राइट ऑप्शन एंड एनालॉजी यहाँ पे कंप्लीट होती है। एंड नाउ लेट्स बिगिन विथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि पोएम के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। जो पोएम है ये डस्ट ऑफ स्नो, इस पोएम, इस कविता के माध्यम से जो हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो हमें क्या कन्वे करना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। Through the poem Dust of Snow, Robert Frost wants to convey a message that even little things can bring huge changes in our lives. तो वो बताना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू से कि even little changes, little things can bring huge changes in our life, यानी छोटी छोटी चीज़ें भी आपकी लाइफ में मेजर यानी बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। यानी पोएट बहुत बुरे मूड में था, सडनली एक छोटी सी चीज़, डस्ट ऑफ स्नो, थोड़ी सी स्नो, बर्फ गिर गई, आइस गिर गई उसके ऊपर और उसका मूड चेंज हो गया। तो ना छोटी सी चीज़ जो आपने सोची भी नहीं वो आपका मूड चेंज कर सकती है, आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकती है। कोई ऑर्डिनरी इवेंट, कोई ऑर्डिनरी यानी बिल्कुल मामूली सी कोई चीज़ हुई है, इट होल्ड्स द कैपेसिटी टू ब्रिंग अबाउट अ मेजर चेंज इन आवर मूड। बहुत मामूली सी कोई चीज़ हुई है, कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसमें इतनी कैपेसिटी, उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो मामूली सी चीज़, वो ऑर्डिनरी इवेंट भी आपके मूड में मेजर चेंज यानी बहुत बड़ा मेन चेंज आपके मूड में लेके आ सकता है। ऑल्सो जॉय एंड सॉरोज गो हैंड इन हैंड एंड वी मस्ट नेवर लूज होप। बताया जा रहा है, पोएट कहते हैं कि जॉय एंड आपका सॉरो यानी खुशी और गम गोज हैंड इन हैंड, यानी जीवन में अगर खुशी है तो दुख भी साथ में होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा खुशी खुशी होगी और दुख कभी नहीं होगा, दुख भी है और खुशी भी है और यही लाइफ है। और तो इसीलिए हमें कभी भी होप यानी उम्मीद नहीं खोना चाहिए कि भाई मेरे साथ बुरा हो रहा है या क्या बुरा हो रहा है तो अच्छा भी होगा। इन एडिशन द पोएट थ्रू द पोएम हाईलाइट्स द हीलिंग नेचर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। और साथ ही साथ पोएट हमें क्या बताते हैं, वो हाईलाइट करते हैं कि नेचर जो है, जो नेचुरल वर्ल्ड है हम लोगों का, उसका हीलिंग नेचर है। यानी जो हमारी धरती माता है या जो हमारा ये इन्वायरमेंट है, जो हमारा ये पूरा हम कह सकते हैं ये जो नेचर है, हमारी कुदरत है, इस कुदरत का जो बेसिक नेचर है यानी जो बेसिक क्वालिटी है वो हीलिंग नेचर है। यानी किसी भी चीज़ को ठीक कर सकता है हमारा नेचर, हमारी कुदरत। कैसे भी मूड में हो, ये कुदरत से ही आप ठीक होगे क्योंकि भगवान की बनाई हुई कुदरत है, उसमें ये क्वालिटी भगवान ने दी है। ओके, नेक्स्ट, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो शोज दैट ह्यूमन जजमेंट कैन बी मिसलीडिंग। हाउ? ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये हमें ये बताती है कि जो इंसान जजमेंट करते हैं यानी जो इंसान लोगों को या चीज़ों को जज करते हैं कि अरे ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तो ईविल है, बुरी नज़र वाला है, ये अच्छी चीज़ है, ये करो। तो ये जो ह्यूमन जजमेंट है ये कभी भी ये मिसलीडिंग हो सकता है, यानी कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जाओगे अगर आप इतना सोचते रहोगे कि वो ईविल है, वो गुड है, ये बुरी नज़र है। ये तो ये कैसे दिखा रहे हैं पोएट हमको कि चीज़ें मिसलीडिंग हो सकती हैं। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो शोज हाउ ह्यूमन जजमेंट ऑफ सर्टन इशूज कैन बी मिसलीडिंग. There are certain objects, things and people associated with negativity. People overlook these objects when in search of happiness and positivity. तो बता रहे हैं पोएट कि इस पोएम में ह्यूमंस की आदत होती है हर चीज़ को जज करने की। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये थोड़ा सा मोटा है, ये मोटी है, ये दिखने में अच्छा नहीं है, या ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इंसान जज करते रहते हैं और ये इस तरीके के इश्यूज हमारे लिए मिसलीडिंग होते हैं, यानी हमें सही लाइफ की तरफ लीड नहीं ले जाते। हम ऑब्जेक्ट्स को, थिंग्स को, चीज़ों को, लोगों को भी कभी कभी हम लोगों के लिए भी बोल देते कि अरे तो नेगेटिव है, इससे दूर रहो, उसकी ज़बान काली है, बोल देते हैं हम लोग। तो हमारी आदत क्या है, हम चीज़ों को या छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स को या फिर हम इंसानों तक को भी नेगेटिव बना देते हैं। और हम जब पॉजिटिविटी ढूंढते हैं या अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, खुशी की तलाश करते हैं तो हम इन सब चीज़ों को ओवरलुक करते हैं, यानी ध्यान नहीं देते कि भाई ये चीज़ें तो दूर ही रहे हमसे, तभी हमारी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। यस, the poet tries to alter this mindset through the poem by showing
How a crow sitting on a hemlock tree, both negative, shook dust of snow on him, which instantly changed his mood. तो पोम में पोएट यही बता रहे हैं कि जो पोएट हैं वो कैसे हमारा माइंड सेट, हमारी सोच चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कि पोएट ने हमें क्या दिखाया है, क्रो दिखाया है, जिसको सब लोग ईविल यानी बुरी नज़र वाला मानते हैं, और जो वो किस पे बैठा हुआ है, हेमलॉक ट्री पे, जो कि एक पॉइजनस ट्री है। दोनों ही क्या है, दोनों ही एक नेगेटिव चीज़ है। और पोएट ने हमारा माइंडसेट ऑल्टर यानी कि चेंज करने की कोशिश की कि देखो ये दोनों ही नेगेटिव चीज़ें थी और इसमें से डस्ट ऑफ स्नो गिरी, और कैसे इंस्टेंटली यानी विद इन अ सेकेंड उनका मूड गुड से, मतलब सैड से हैप्पी हो गया, बुरे मूड से अच्छा मूड हो गया। किसकी वजह से, इस नेगेटिव चीज़ की वजह से। तो ये कोई नेगेटिव नहीं, इनको हम इंसानों ने बनाया और हमारा माइंडसेट चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट, rationalize what you think the poet was probably doing when the dust of snow fell on him. rationalize करो यानी सोच समझ के बहुत ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दो, लॉजिकल आंसर दो जिसमें लॉजिक है कि आपको क्या लगता है कि पोएट उस वक्त क्या कर रहा होगा या क्या कर रहे होंगे जब डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी होगी, तो उस वक्त वो क्या कर रहे होंगे। यस, तो फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट एंड डिप्रेस्ड मूड ऑफ द पोएम वी कैन मेक आउट दैट द पोएट वाज सैड। तो हम कॉन्टेक्स्ट यानी पोम पढ़ के और पोम की जो टोन है, जो हमको पढ़ने में जैसा साउंड कर रही है टोन पोम, हमें ऐसा लग रहा है कि पोम का जो मूड है काफ़ी डिप्रेस्ड है, काफ़ी सैड है पोम, जिससे हम ये मेकआउट यानी कि ये गेस कर सकते हैं कि जो पोएट थे वो काफ़ी सैड थे, क्योंकि पोम का मूड और जो थीम है वो काफ़ी सैड थीम बताई गई है। वो शायद ही वॉज टेकिंग अ वॉक और जस्ट स्टैंडिंग नियर द हेमलॉक ट्री रिग्रेटिंग समथिंग बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। तो वो शायद वहाँ पे एक वॉक ले रहे होंगे या शायद ट्री के नीचे, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो किसी चीज़ के बारे में रिग्रेट कर रहे हो, यानी पछतावा कर रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया या मैंने इतना टाइम अपना क्यों वेस्ट कर दिया। और लेकिन जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी उनका मूड चेंज हो गया, लेकिन उससे पहले वो शायद किसी चीज़ के बारे में रिग्रेट यानी कि पछतावा कर रहे होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, small things in life make significant changes in our life. Elaborate with reference to the poem Dust of Snow. तो ये जो पोम हमने पढ़ी है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, इसको रेफरेंस में लेते हुए यानी इसको ध्यान में रखते हुए हमें ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत सिग्निफिकेंट यानी बहुत मेजर या कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव या चेंजेस ले आती है। छोटी छोटी चीज़ें जिसका कोई महत्व नहीं लेकिन लाइफ में मेजर चेंजेस ले आती हैं ये सारी चीज़ें। लेट्स चेक द आंसर। इट इज़ ट्रूली सेड that the little things in life can make huge changes in our life. Even the small incidents can have a huge impact in our life. The poem Dust of Snow beautifully states this fact. In this poem, the poet's mood is transformed because of a small event. While he was passing by the hemlock tree, the dust of snow falls on him. Such an insignificant event changes his sad and depressed mood into a joyous mood. तो बताया जा रहा है कि ट्रूली यानी सच में ये चीज़ बोली गई है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में वो कभी कभी बहुत बड़े बड़े चेंजेस, बदलाव हमारी लाइफ में ले आती हैं। जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स या छोटे छोटी चीज़ें कभी कभी हमारी लाइफ में होती हैं, इससे एक ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है यानी इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट या मेजर असर पड़ता है कभी कभी हमारी लाइफ पे। और जो हमारी पोएम डस्ट ऑफ स्नो जो है वो ब्यूटीफुली बहुत सुंदर तरीके से इस फैक्ट, इस सच्चाई को हमें दिखा रही है कि क्या हुआ है कि पोएम में जो पोएट का जो मूड था वो ट्रांसफॉर्म हुआ यानी बदल गया। क्यों? क्योंकि पहले वो बहुत सैड मूड में थे, किसी चीज़ के लिए बहुत रिग्रेट कर रहे थे, और बाद में जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी तो उनका मूड जॉयस हो गया यानी चेंज हो गया। एक छोटे से इवेंट, सिर्फ डस्ट गिरने की वजह से उनका मूड चेंज हो गया। वो शायद हेमलॉक ट्री के पास से गुजर रहे थे, उसके नीचे खड़े थे, और जैसे डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी, इस इनसिग्निफिकेंट इवेंट, इनसिग्निफिकेंट यानी जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें लोगों का ध्यान भी नहीं जाता, इस छोटी सी चीज़ जो कि इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उससे उनका जो सैड मूड था वो चेंज हो गया जॉयस मूड में। बहुत डिप्रेस्ड मूड में थे पहले और अब वो बहुत अच्छा और हैप्पी फील कर रहे थे। जस्ट लाइक द सिंपल मूवमेंट ऑफ द क्रो, द सिंपल थिंग्स दैट वी डू फॉर अदर्स कैन मेक ऑल द डिफरेंस। क्रो ने क्या किया? क्रो सिर्फ थोड़ा सा हिला होगा या मूव किया होगा जिससे वो थोड़ी बर्फ गिरी होगी और पोएट का मूड चेंज हो गया। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि क्रो, जिसको हम नेगेटिव मानते हैं, वो भी हमारे लिए लाइफ में अच्छा कर सकता है। हमारी की गई छोटी सी चीज़ हो सकता है किसी की लाइफ को मेजर तरीके से चेंज करे, वो इंसान की लाइफ बेटर बन जाए। इसलिए हमेशा सबके लिए जितना हो सके अच्छा करो।
आर रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कैन ब्राइटन अ पर्सनस डे एंड समटाइम्स चेंज देयर फ्यूचर। हमारा रैंडमली यानी बिना सोचे समझे कोई भी हमने एक्ट ऑफ काइंडनेस किया, कोई भी अच्छी चीज़ करी, हो सकता है हमारी छोटी सी अच्छी चीज़ करने पर किसी इंसान का पूरा दिन ब्राइटन हो जाए, यानी पूरे दिन में एक लाइट आ जाए, एक खुशी आ जाए, और हो सकता है उनका फ्यूचर, उनका भविष्य भी चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की है, वो सोचती है मैं बहुत मोटी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती, और हमेशा उस वजह से सैड रहती है, और फॉर अ चेंज मैंने एक दिन जाके बोला, ओह यू लुकिंग सो गुड टुडे, यू हैव लॉस्ट सो मच ऑफ वेट, आपने कितना वेट कम कर दिया और आप अच्छे भी दिख रहे हो, आपके बाल कितने अच्छे दिख रहे हैं। हो सकता है मेरी इस छोटी सी बोली हुई बात से उसका मूड चेंज हो जाए, उसका फ्यूचर चेंज हो जाए, वो थोड़ी कॉन्फिडेंट फील करने लगे, भले उसका वेट नहीं कम हुआ होगा, लेकिन एटलीस्ट वो हैप्पी फील करेगी, उसके मूड में चेंज आएगा, हर काम अच्छे से करेगी अगर खुश होगी तो। यस, एंड कहीं ना कहीं उसके फ्यूचर पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि वो कॉन्फिडेंट हो जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। ओके, just like the poet who had wasted some part of the day in sorrows is enlightened by the event, we can also make ours as well as others life happier। तो बता रहे हैं जैसे पोएट ने अपने दिन के आधा से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था अपने सोरोज यानी अपनी सैडनेस, अपने दुख में, लेकिन इनलाइटन हो गया यानी सडनली खुश हो गया एक छोटे से इवेंट से, जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो गिरी तो मूड चेंज हो गया। हम भी हमारी खुद की लाइफ और एज वेल एज अदर्स, दूसरों की लाइफ इस तरीके से हैप्पियर एंड अच्छी बना सकते हैं एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करके। ओके, next question. Nature has the power to lift our mood even when we are highly despondent. Comment on the basis of your understanding of the poem Dust of Snow. Despondent का मतलब क्या होता है? Hopeless, expecting no improvement. कभी कभी जब हम होपलेस हो जाते हैं यानी हमारी उम्मीदें बिल्कुल ख़त्म हो जाती कि नहीं कुछ भी अच्छा नहीं होगा, अब देखना बुरा ही होगा, हम ये उम्मीद करने लगते हैं या हम ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि देखना अब कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, यानी हम बहुत क्या बन जाते हैं, होपलेस, उम्मीद खत्म हो जाती है हमारे अंदर। दैट इज डिस्पोंडेंट पर्सन। ओके, तो बताया जा रहा है कि जो नेचर है, ये जो हमारी कुदरत है, इसके अंदर इतनी पावर है कि वो किसी भी इंसान का मूड लिफ्ट कर दे, यानी किसी भी इंसान का मूड बेटर कर दे, अच्छा कर दे, इवन इफ द पर्सन इज हाईली डिस्पोंडेंट। अगर पर्सन बहुत बुरी तरीके से होपलेस है, अपने जीवन से पूरी उम्मीद खो चुका है, तभी भी नेचर में इतनी पावर है कि वो आपका मूड, आपका नेचर लिफ्ट कर जाए यानी अच्छा कर जाए। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, किसको मद्देनजर रखते, किसको बेसिस रखते हुए, जो भी पोएम अभी आप जो भी कुछ आपने पोएम डस्ट ऑफ स्नो में पढ़ा उसके हिसाब से आपको इस लाइन को एक्सप्लेन करना है एंड और ज़्यादा एलैबोरेट करना है। सो लेट्स चेक द आंसर। The poem Dust of Snow by Robert Frost is a poem which enlightens us on how small things of nature can refresh us and cheer us for the rest of the day. ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जो किसने लिखी है, हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, ये हमें इनलाइटन कर रहे हैं यानी हमें इस चीज़ की नॉलेज दे रहे हैं, हमारा माइंड इस चीज़ के लिए जगा रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो इस कुदरत की, जो इस नेचर की हैं, ये हमारा मूड रिफ्रेश कर सकती है यानी कि अच्छा कर सकती है, एंड हमारे बचा कुचा जो दिन है रेस्ट ऑफ द डे के लिए हमें चेयर अप कर सकती है यानी कि अच्छा फील करा सकती है, मोटिवेटेड फील करा सकती है। कभी कभी आप अपने रूम में बैठे हो, 4-5 घंटे से आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़े जा रहे हो, अब आपका सर दुख रहा है, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं कि चलो थोड़ी देर बालकनी में वॉक करके आ जाते हैं या फिर टेरेस पे जाते हैं, थोड़ा वॉक करके आ जाते हैं, 15-20 मिनट थोड़ी फ्रेश एयर लेके आते हैं, और उससे क्या होता है, हम रिफ्रेश फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, और फिर से जब हम पढ़ाई पे बैठते हैं तो हमें चीज़ें और बेटर और अच्छे से समझ में आती है, हमारी जो थकावट है, जो टायर्डनेस है, वो कम हो जाती है। तो नेचर में हर चीज़ को ठीक करने की पावर है। Frost has beautifully depicted a crow and a hemlock tree which are associated with bad omen and fear, but they have been used by the poet to uplift his mood and make him feel positive. तो पोम में बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट करा गया है, दर्शाया गया है कि कैसे क्रो और हेमलॉक ट्री जो हमेशा बैड ओमेन यानी कि बुरी नज़र वाली ईवल चीज़ें माने जाते हैं, लोग डरते हैं कि अरे पॉइजनस पेड़ है, कैसे पोएट ने इन नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिवली यूज़ किया है और अपना मूड अपलिफ्ट करने के लिए बताया गया कि मेरा मूड ख़राब था और कैसे इन्हीं नेगेटिव चीज़ों ने मेरा मूड अपलिफ्ट किया यानी बेटर फील कराया मुझे, और मुझे पॉजिटिव फील होने लगा। मैं नेगेटिव पहले था लेकिन इन चीज़ों की मदद से मैं पॉजिटिव फील करने लगा। Frost's writing skills as a poet lies in the fact that he is able to be effectively convey how such a trivial thing as the falling of a dust of snow from the top of the tree can have a refreshing effect on the mind of man। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की राइटिंग स्किल्स हैं, उनमें कितनी शानदार क्वालिटी की स्किल्स है कि कैसे उन्होंने ये फैक्ट, ये सच्चाई को हमारे सामने डिपिक्ट किया है, हमें दर्शाने की कोशिश की, हमें ये कन्वे करने की कोशिश की
कि कैसे जो ट्रिवियल थिंग होती है, ट्रिवियल यानी अ थिंग ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, कोई ऐसी चीज़ जिसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल इतनी सी इंपॉर्टेंस, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ें जिनकी कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है हमारी लाइफ में, जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो गिरना, कि कोई स्नो गिर गया, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया पेड़ से, लेकिन इसका कितना रिफ्रेशिंग इफेक्ट था किसी भी इंसान के माइंड पे, यानी पोएट के माइंड में कितना दुख, दर्द, रिग्रेट, सैडनेस भरी हुई थी। सडनली इतनी सी चीज़ जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं हमारी लाइफ में कि डस्ट ऑफ स्नो गिर गई, वो पोएट के ऊपर गिरी और उनका कितना मेजर इफेक्ट आया उनके मूड पे, और उनका बचा कुचा दिन कितना बेटर गया। So every aspect of nature, be it a crow, a hemlock tree, can be a source of positivity and can be helpful in lifting up a depressed mind. In other words, everything in the world is beautiful. Nature and its creations have the power to uplift our mood even when we are in a depressed state of mind. तो बताया जा रहा है कि हर एस्पेक्ट में, यानी हर मायने में जो नेचर है, हमारी कुदरत है, वो बेटर है, वो बेस्ट है हर चीज़ में। अब चाहे आप क्रो की बात कर लो, हेमलॉक ट्री की बात कर लो, किसी भी चीज़ की बात कर लो, सब चीज़ें सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी है, सब चीज़ों से हमें बेटर ही फील होगा। ये हम इंसानों ने बनाया हुआ है कि नेगेटिव है, हमें डर लगता है हेमलॉक ट्री से या क्या, नहीं, नेचर की कोई भी चीज़ नेगेटिव हो ही नहीं सकती, वो उससे हमेशा पॉजिटिविटी ही रिफ्लेक्ट होगी। और ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत मददगार, बहुत हेल्पफुल होती हैं हमारा डिप्रेस्ड माइंड और हमारा मूड अपलिफ्ट करने के लिए। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो इस दुनिया की हर एक चीज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। नेचर की कोई चीज़ बुरी या नेगेटिव हो ही नहीं सकती। नेचर यानी जो हमारी कुदरत है, गॉड है, और जो उसके क्रिएशंस हैं, यानी भगवान और उनकी बनाई हुई हर एक चीज़, एक एक जीव जंतु, पेड़, इंसान, हर चीज़ में पावर है कि वो किसी का भी मूड, चाहे वो खुद का हो या किसी का भी मूड हो, वो अपलिफ्ट कर सकती हैं। भले ही इंसान कितने ही डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड में हो, कितना ही होपलेस या डिस्पॉन्डेंट हो चुका हो, लेकिन नेचर में पावर है कि किसी भी चीज़ को वो हील कर सकता है, ठीक कर सकते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको ये MIQs बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, विच इज़ magnetbrains.com। ऑल्सो हमारी वेबसाइट पे आपको हमारे सारे टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स सब कुछ मिलेंगे, जिसकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए बाय बाय एंड